Hello viewers, in today's class we are going to take some problems based on Bayes theorem, right? तो आज की क्लास में हम Bayes theorem से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम हमारे पास है कि लेट 6% ऑफ द पीपल with blood group O are left-handed, right? And 10% of those with other blood groups, right? Other blood groups are left-handed, right? 30% of the people have blood group O, right? If a left-handed person is selected at random, what is the probability that he or she will have blood group O, right? So we'll solve this problem with the help of Bayes theorem, right? तो एक बार और देखते हैं इस प्रॉब्लम को। लेट 6% ऑफ द पीपल विद ब्लड ग्रुप O आर लेफ्ट हैंडेड। तो यहाँ पर हमें दो तरीके के पीपल दे रखे हैं, दो तरीके के लोग दे रखे हैं जिनका कुछ का ब्लड ग्रुप जो है वो O है और कुछ का ब्लड ग्रुप जो है वो अदर देन O है, राइट? तो हम यहाँ पर इवेंट डिफाइन कर लेते हैं कि लेट E1 बी द इवेंट दैट अ पर्सन हैज़ blood group O, right? A person has blood group O। और E2 इवेंट हम डिफाइन कर लेते हैं कि पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप अदर देन O, राइट? अदर देन O। तो हमारे पास दो तरीके के यहाँ पर पीपल हैं। First one is the person who has blood group O, and E2 are the persons having blood group other than O, right? तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि जो 6% पीपल हैं जो ब्लड ग्रुप जिनका O है वो लेफ्ट हैंडेड हैं, राइट? और 10% जो हैं वो लेफ्ट हैंडेड हैं जिनका ब्लड ग्रुप O से अलग है, राइट? तो 30% ऑफ द पीपल हैव ब्लड ग्रुप O, राइट? तो 30% पीपल हैव ब्लड ग्रुप O इफ अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, राइट? अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन, तो हम एक इवेंट यहाँ पर A एज्यूम कर लेते हैं और इवेंट A है कि लेफ्ट हैंडेड पर्सन is selected, right? Left-handed person is selected, right? So what is the probability that he or she will have blood group O? तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या निकालना है? हमको ये निकालना है कि we have to find the probability of selecting a person having blood group O, और O के लिए इवेंट हमारे पास है E1, और प्रोवाइडेड दैट द पर्सन इज लेफ्ट हैंडेड, राइट? सो वी हैव टू फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 when A has already happened. So now with the help of Bayes theorem we can write the probability of E1 by A as PE1 multiplied P of A by E1, right? And divided by P of E1 multiplied P of A by E1 plus P of E2 multiplied by P of A by E2, right? So this is the expression for Bayes theorem. अब यहाँ पर क्या है? PE1 का मतलब क्या है कि दोज पर्सन्स हैविंग ब्लड ग्रुप O, राइट? तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि 30% ऑफ द पीपल हैव ब्लड ग्रुप O। तो इट मीन्स P ऑफ E1 इज इक्वल टू 30/100। सो इट मीन्स सेलेक्टिंग अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप O इज 30/100। एंड PE2 का मतलब हमारे पास क्या है कि वो लोग जिनका ब्लड ग्रुप जो है वो O से अलग है, राइट? अदर देन O है। तो
30% लोग कौन हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। तो बाकी लोग जो होंगे वो अदर देन ब्लड ग्रुप ओ होंगे, तो वो हो जाएंगे 70/100, राइट। ओके, तो हमारे पास PE1 भी आ गया, PE2 भी आ गया। अब हमको चाहिए PA/E1। PA/E1 का मतलब क्या है? PA/E1 मीन्स द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और A क्या है हमारे पास? सेलेक्टिंग अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन। तो PA/E1 मीन्स कि हमें we have to find the probability of selecting a left-handed person when we have already selected a person having blood group O. तो 6% of the people with blood group O are left-handed, तो PA/E1 हो जाएगा हमारा 6/100, राइट। और PA/E2 means the probability of selecting a left-handed person when we have already selected a person having blood group other than O, because E2 event जो है वो other than O के लिए है, राइट। और E1 जो है वो है blood group O के लिए। तो 10% of people are left-handed with other blood groups, right? तो ये हो जाएगा हमारा 10/100, right? So now we can substitute these 4 values here. So we'll get PE1 is 30/100 multiplied 6/100 divided by 30/100 multiplied 6/100 plus PE2 is 70/100 multiplied 10/100। तो अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि 30 times 6 is 180 divided by 1000, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 180/1000 प्लस ये हो जाएगा 700/1000, राइट। तो यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 180/1000 डिवाइडेड बाई 180 प्लस 700 इज 880 divided by 10000, so 10,000 and 10,000 get cancelled, so we have 180 divided by 880, right? 0 and 0 get cancelled, so we have 18/88, so this is 2 9 ja and 244, so we have 9/44. So this is the required probability that the person who is selected as left-handed is having the blood group O. अब मान लीजिए कि इसी प्रॉब्लम में हमें दिया होता कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी विल हैव ब्लड ग्रुप अदर देन ओ दिया होता। अगर हमें मान लीजिए यहाँ पर हमें दिया होता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी विल हैव ब्लड ग्रुप अदर देन ओ, तो तब हमें क्या करना होता? तब हमें निकालना होता P। यहाँ पर हमने E1/A निकाला, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 व्हेन A हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, हमने ये निकाला। तो तब हमें निकालना होता PE2/A, राइट। तो तब हम क्या करते? तो तब हम बेस थ्योरम में का ही यूज़ करते, और हम लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर हम E2 लिखते और
यहाँ पर भी E2 आ जाता हमारा और यहाँ पर भी E2 हो जाता, राइट। और जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहता, राइट। तो केवल इतना चेंज करना होता हमें व्हेन वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी विल हैव ब्लड ग्रुप अदर देन O, राइट। तो उस केस में क्या करते हैं हम, PE2 आ जाता हमारा 70/100 मल्टीप्लाइड PA/E2 हो जाता हमारा 10/100 डिवाइडेड बाई 30/100 टाइम्स 6/100 प्लस 70/100 multiplied 10/100, right? तो this 100 100 100 100 and 100 and 100, तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाती, तो हमारे पास ऊपर आ जाता न्यूमरेटर में 700 डिवाइडेड बाई 180 प्लस 700, तो हमारे पास हो जाता ये 700/880. So 0 and 0 get cancelled and 70/88, and this is 235 244. तो तब हमारे पास probability of E2/A आ जाती 35/44, राइट। तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करते। लेकिन जब हमारे पास PE1/A जब हमने कैलकुलेट कर लिया है, PE1/A हमने कैलकुलेट किया था 9/44, राइट। तो PE2/A कैलकुलेट करने के लिए हमें बेस थ्योरम को दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, क्या या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि PE2/A को हमने बेस थ्योरम से निकाल लिया, ठीक है। लेकिन अगर हम PE2/A को इस मेथड से नहीं निकालना चाहते हैं, तो तब हम क्या कर सकते हैं कि हम PE2/A को हम PE1/A की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? PE2/A can be written as 1 minus PE1/A, right? So we have 1 minus E1/A we have already calculated. This is 9/44. तो 1 minus 9/44 हो जाएगा 44 minus 9/44. So this is 35/44. So see, ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, राइट। तो यहाँ पर हमने इस प्रॉब्लम को किस तरीके से बेस थ्योरम से सॉल्व किया ये देखा। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। नाउ वी हैव दिस प्रॉब्लम। सपोज यू हैव 2 coins, राइट, which appears identical in your pocket. You know that one is fair and one is two-headed, right? If you take one out, toss it and get a head, what is the probability that it was a fair coin? So इस प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है कि सपोज हमारी पॉकेट में 2 कॉइन्स हैं, ठीक है। 2 कॉइन्स हैं हमारे पास, और पहला कॉइन जो है वो फेयर है और दूसरा कॉइन जो है वो 2-headed है। 2-headed मीन्स जिसमें दोनों साइड जो है वो हेड है, और ये फेयर कॉइन है, इसमें एक तरफ हेड होगा दूसरी तरफ टेल होगा, राइट। अब हमने क्या करना है कि इफ़ यू टेक वन आउट, तो हमने एक कॉइन को जो है वो निकालना है, उसको टॉस करना है, और अगर हमारे पास हेड आ जाता है एंड गेट अ हेड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ फेयर कॉइन, राइट। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे बेस थ्योरम से, राइट। तो सबसे पहले हम इवेंट डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर, और इवेंट हम ले लेते हैं कि इवन इवेंट जो है वो है कि अगर हम फेयर कॉइन को सेलेक्ट करते हैं, राइट। और E2 इवेंट हो जाएगा कि अगर हम जो 2-headed जो दूसरा कॉइन है उसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं,
right? So E1 is the event if the fair coin is selected, and E2 is the event when two-headed coin is selected, right? और इवेंट E मान लेते हैं या इवेंट A मान लेते हैं हम गेटिंग अ हेड, राइट? गेटिंग अ हेड। तो बेस थ्योरम में अगर हम अब चलें तो हमें निकालना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ फेयर कॉइन। तो फेयर कॉइन के लिए इवेंट हमने E1 माना है, it means we have to find E1, right? The probability of getting a fair coin provided that we have got a head, right? तो हमें निकालना है P E1 by A. It means we have to find the conditional probability of E1 when A has already happened. It means we have already got a head, right? तो हम बेस थ्योरम के लिए जो एक्सप्रेशन है उसे लिख लेते हैं। पी E1 बाई ए हो जाएगा हमारा पी E1 लिखेंगे हम सबसे पहले, फिर मल्टीप्लाई करेंगे पी ए बाई E1 से, और फिर डिवाइड करेंगे पी E1 मल्टीप्लाइड पी ए बाई E1 प्लस पी E2 मल्टीप्लाइड पी ए बाई E2, राइट? तो बहुत इजी प्रॉब्लम है। तो E1 मतलब क्या हुआ? पी E1 का मतलब है कि हमारे पास जेब में, हमारी पॉकेट में दो कॉइन्स हैं, तो किसी भी एक कॉइन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो हाफ हो जाएगी। उसी तरह पी E2 भी हाफ हो जाएगा। और पी ए बाई E1, पी ए बाई E1 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि probability, conditional probability of getting a head when we have selected the fair coin। तो इसका मतलब क्या है कि हमें हेड आने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि हमने फेयर कॉइन को सेलेक्ट कर लिया है, राइट? तो फेयर कॉइन को सेलेक्ट कर लिया है, तो फेयर कॉइन में को जब हम टॉस करेंगे तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों ही हाफ होती है, राइट? तो पी ए बाई E1 हाफ हो जाएगा, और पी ए बाई E2 क्या होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन दिस टू हेडेड कॉइन वाज सेलेक्टेड, राइट? तो अब हमने टू हेडेड कॉइन को सेलेक्ट करा है पहले, और अब हमें हेड लाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखनी है। तो इसका मतलब पी ए बाई E2 इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन टू हेडेड कॉइन इज सेलेक्टेड। तो टू हेडेड में दोनों तरफ हेड होगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, राइट? क्योंकि ये श्योर इवेंट होगा, क्लियर? तो पी ए बाई E2 इज 1। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो पी E1 बाई ए आ जाएगा हमारा पी E1 इज हाफ, ए बाई E1 इज अगेन हाफ डिवाइडेड बाई हाफ मल्टीप्लाइड हाफ प्लस पी E2 इज हाफ मल्टीप्लाइड 1, राइट? तो ये आ जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस हाफ। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/4 and this is 3/4, right? So 4 and 4 get cancelled, so we have 1/3। तो इसका मतलब what is the probability that it was a fair coin, right? So when we have got a head, तो ये हो जाएगी 1/3 by बेस थ्योरम। तो यहीं पर अगर हमें P E2 by A निकालना होता तो हम क्या करते? जैसे कि पहले वाले एग्जांपल में हमने किया, या तो हम बेस थ्योरम का ही यूज़ करेंगे, यहाँ पर E2 लिखेंगे, यहाँ भी E2 लिखेंगे, राइट? और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। या हम ये भी कर सकते हैं कि 1 में से इस प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 1 माइनस पी E1 बाई ए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, दैट इज 2/3, राइट? चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हम यहाँ पर लेते हैं बेस थ्योरम पर। इन एन एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनी आइदर गेसेस और कॉपीज और नोज द आंसर
राइट। तो यहाँ पर हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो गेस वर्क है, एक कॉपी है और दूसरा नोज द आंसर है। ऑफ MCQ with 4 choices, the probability that he makes guess is 1 by 3, right? And the probability that he copies answer uh, is 1 by 6, right? The probability that his answer is correct given that he copied is 1 over 8, right? Find the probability that he copies the answer, right? He copies the answer to question given that he correctly answered it, right? तो अब इस प्रॉब्लम में क्या है, इस प्रॉब्लम में हमारे पास तीन इवेंट्स बनेंगे, राइट। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो एक एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट है और वो ही आइदर गेसेस और कॉपीज और नोज द आंसर, राइट। तो उसके पास तीन जो चॉइसेस हैं कि या तो वो गेस करता है आंसर को, या कॉपी करता है आंसर को, और या ही नोज द आंसर, राइट। तो तीन पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर तीन इवेंट्स एज्यूम कर लेंगे। तो लेट E1 बी द इवेंट दैट ही गेसेस द आंसर, कि वो आंसर को गेस कर रहा है। E2 इज द इवेंट दैट ही कॉपीज द आंसर एंड he knows the answer is represented by the event E3, right? Okay, so now we have to find the probability that he copies the answer to question. He copies the answer, so it means we have to find the probability of E2, यानी कि that he copies the answer to question given that he correctly answered it. So let us take the event A as the examinee answered correctly, right? Okay, so it means we have to find the conditional probability of E2 when A has already happened, right? तो चलिए अब हम यहाँ पर बेस थ्योरम के लिए जो एक्सप्रेशन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें निकालना है कि वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो स्टूडेंट है वो आंसर को कॉपी करता है, राइट। कॉपी करता है जबकि उसने आंसर जो है वो करेक्टली आंसर किया हुआ है, राइट। तो P E2 by A1 is written as यूजिंग बेस थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे PE2 मल्टीप्लाइड PA बाई E1। इसे रिवर्स कर लेते हैं हम यहाँ पर, और डिनोमिनेटर में तीनों प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी हमारी, यानी कि PE1 मल्टीप्लाइड PA बाई E1, सॉरी यहाँ पर E2 आ जाएगा हमारे पास, और प्लस PE2 मल्टीप्लाइड PA बाई E2 and plus E3 multiplied PA by E3, right? ओके, तो अब हमें इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर रखनी है। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ PE1? PE1 का मतलब है कि द स्टूडेंट और द एग्जामिनी गेसेस द आंसर। तो गेस वर्क के लिए जो है प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें 1/3, राइट। PE2 मीन्स दैट द स्टूडेंट कॉपीज द आंसर, और जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है कॉपी करने के लिए आंसर को वो है 1/6, राइट। तो PE3 हो जाएगा हमारा the probability that the student knows the answer, right? तो PE3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 इज इक्वल टू 1,
right? So PE3 is equal to 1 minus PE1 minus PE2, right? तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1/3 माइनस 1/6, राइट? तो जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, और यहाँ पर आ जाएगा 6, 3 2 2 1 6 1, सो दिस इज 6 minus 2 4 minus 1 3 3/6, सो दैट इज हाफ। तो PE3 की वैल्यू आ जाएगी हाफ, राइट? नाउ let us write the probabilities PA by E1, PA by E2 and PA by E3, right? तो PA by E1 का मतलब क्या है कि conditional probability of A when E1 has already happened, right? तो A क्या था हमारा कि the examinee answered the question correctly, तो it means the probability of answering the question correctly when the examinee has guesses the answer, right? तो guess work के लिए हमें यहाँ पर जो probability दे रखी है वो है is 1/4, right? क्यों? Because PA by E1, PA by E1 का मतलब है कि हमने आंसर को करेक्ट दिया है, बट वी हैव गेस्ड इट, वी हैव गेस्ड इट। तो हमने गेस किया है, और यहाँ पर जो MCQs हैं वो 4 चॉइसेस के साथ हैं, राइट? तो जब हम गेस करेंगे तो आउट ऑफ 4 चॉइसेस ओनली 1 चॉइस इज करेक्ट, राइट? तो एक ही चॉइस जो होगी वो करेक्ट होगी। तो इसका मतलब कि जब हम आंसर को करेक्टली दे रहे हैं बट वी हैव यूज्ड द गेस वर्क, तो इट मीन्स द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/4, क्योंकि 4 चॉइसेस हैं हमारे पास, और उन 4 चॉइसेस में केवल एक ही चॉइस जो होगी वो ठीक होगी, तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी 1/4। तो यहाँ पर डायरेक्टली हमें नहीं दे रखा है कि द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1, तो ये हमें खुद यहाँ से मेक आउट करना होगा कि व्हाट इज़ P ऑफ A by E1। तो एक बार फिर देख लेते हैं। PA by E1 का मतलब है कि जो एग्जामिनी है उसने आंसर को करेक्ट दिया है, लेकिन उसने गेस वर्क यूज़ किया। तो गेस वर्क के लिए क्या हुआ कि हमारे पास 4 MCQs जो क्वेश्चन हैं उसमें 4 चॉइसेस हैं, तो उन 4 चॉइसेस में केवल एक चॉइस ही ठीक होगी। तो टोटल जो केसेस हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगे, और फेवरेबल केसेस 1 हो जाएंगे, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। उसी तरह PA by E2, A by E2 का मतलब है कि जो एग्जामिनी है उसने आंसर जो है वो करेक्ट दिया है, लेकिन उसने एग्जामिनी ने उसे कॉपी किया है, राइट? ही कॉपीड द आंसर। तो कॉपीड द आंसर के लिए हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड इट इज़ 1/8, तो ये 1/8 हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट आते हैं PA by 3 के लिए। तो A by 3 का मतलब ये है कि द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E3 हैज़ हैपेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है करेक्ट आंसर की, राइट? जबकि जो एग्जामिनी है ही नोज द आंसर, क्योंकि E3 के लिए जो है वो जो कंडीशन है ही नोज द आंसर है, तो ये ही नोज द आंसर। तो ये प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी ये भी हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, तो ये भी हमें खुद मेकआउट करनी होगी, क्योंकि व्हेन द एग्जामिनी एग्जैक्टली नोज द आंसर, so it means the answer is obviously correct। तो जब वो करेक्ट होगा तो श्योर इवेंट होगा, तो श्योर इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। एक बार फिर देख लेते हैं। PA by E3, PA by E3 का मतलब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन करेक्टली व्हेन
द एग्जामिनी नोज द आंसर। तो जब हम जानते हैं आंसर, जब एग्जामिनी आंसर को जानता है तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1 होगी, राइट। सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन बेस थ्योरम, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा और इस एक्सप्रेशन को अब हम सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम लेंगे हम डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1/48 और 1/12 प्लस 1/48 प्लस हाफ, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/48 डिवाइडेड बाई 29/48, तो 48 और 48 कैंसिल, सो वी हैव 1/29. So the required probability is 1/29, right? So the probability that he copies the answer to the question given that he correctly answered it is 1/29. अब मान लीजिए कि इसी प्रॉब्लम में हमको निकालना होता P E1/A निकालना होता, तो हम क्या करते, यहाँ पर भी 1 आ जाता और यहाँ पर भी 1 आ जाता, राइट। और जो एक्सप्रेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A का के लिए वो ये बन जाता, राइट। तो जब हम यहाँ वैल्यूज़ डालते तो PE1 आ जाता 1/3 और PA/E1 आता 1/4, तो 1/3 और 1/4 हो जाता 1/12, राइट। तो यहाँ आ जाता 1/12, और जैसे कि हमने पहले किया था, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर आ जाता हमारा 29/48, राइट। तो यहाँ पर हम इसे कर लेते 1/12 मल्टीप्लाइड 48/29, सो 12 4s are 48, so this is 4/29, राइट। Now अब अगर हमें P E3/A निकालना है, मान लीजिए, राइट। Suppose we have to find the conditional probability of E3 when A has already happened, तो तब हम क्या करेंगे, हम वही यूज़ करेंगे कि the sum of all probabilities should be equal to 1। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, PE1/A प्लस PE2/A प्लस PE3/A शुड बी इक्वल टू 1, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, PE1/A के लिए हमें वैल्यू पता है 4/29 है, और E2/A के लिए पता है हमें 1/29। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो हमें मिल जाएगा 4/29 प्लस 1/29 प्लस PE3/A इक्वल टू 1, राइट। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें PE3/A मिल जाएगा 1 माइनस दिस इज 4 + 1 5, सो 5/29, जो कि हो जाएगा 29 - 1 29 - 5/29, so this is 24/29।